नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं संदीप कामड़े आज आपके लिए लाया हूँ फिर से एक नई कंसेप्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1948 का कंसेप्ट। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपने इंडियन फैक्ट्री एक्ट के बारे में थोड़ा सा बेसिक पढ़ा ही होगा, बट फिर भी मैं अपने तरीके से अपने हिसाब से आपको एक बार थोड़ा सा रिटच करा दूँ टॉपिक के बारे में कि फैक्ट्री एक्ट में जो फैक्ट्री दी हुई है, फैक्ट्री जनरली किस चीज़ के लिए होती है कि फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, मतलब वहाँ से गुड्स बनाई जाती है, पैकिंग होती है, ठीक है, और सो एंड सी चीज़ें होती है। तो इंडियन फैक्ट्री एक्ट जो है, इस एक्ट के तहत फैक्ट्री में क्या लिखा गया है, 1948 में जो ये एक्ट बनाया गया था, उस एक्ट में क्या प्रोविज़न डाली गई है, किस चीज़ के लिए एक्ट बना हुआ है, अगर हम इसको समझ ले तो हमारे एमसीक्यू काफ़ी आसान और काफ़ी इजी जा सकते हैं। और बहुत ही सिंपल एक्ट है, कोई भी इसको आसानी से समझ सकता है। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल एंड शॉर्ट चीज़ों में समझा के बताता हूँ ताकि आपको फैक्ट्री एक्ट थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, अगर आपने पढ़ा होगा या जिन्होंने नहीं भी पढ़ा होगा उनको थोड़ा सा रिटच करा देता हो। तो देखिए, थोड़ी सी थ्योरी दी है कि फैक्ट्री में इंडस्ट्रियल यूनिट होती है जिसमें आज दुनिया भर में बहुत सारे चैलेंजेस मिल रहे हैं। पहले एक कॉटेज इंडस्ट्री चलती थी। कॉटेज इंडस्ट्री मतलब छोटी इंडस्ट्री, दिन ब दिन काम बढ़ते गया और काम बढ़ते गया तो चैलेंज बहुत सारे बढ़ते गए। स्किल, सेमी स्किल और अलग अलग स्किल के लोग हमें मिलने लगे। फिर काम बढ़ने की वजह से मैन पावर लगने की वजह से मशीनरीज लगी एंड सो चीज़ें बदलती गई। बदलते जो है वो चीज़ें ऑटोमेटिक होती गई, मशीन में तब्दील होती गई, प्रोडक्शन जो है फास्ट होने लगा। कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें बदलाव होते गई और जिसमें कहीं ना कहीं बाद में गवर्नमेंट को एक एक्ट पास करना पड़ा, फैक्ट्री एक्ट। जिस फैक्ट्री एक्ट को डेट आपने ध्यान में रखना है, इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1948 was passed and came into force from 1st April 1949। ठीक है, वो आया कब था, वो पास हुआ था 48 में, लेकिन वो कब आया, 1948 को। अब देखिए मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस एक्ट के, वो समझना बहुत जरूरी है। जब तक आपको ऑब्जेक्टिव्स नहीं समझेंगे तब तक हम पता कैसे करेंगे एक्ट में पढ़ना क्या है। इस एक्ट में आपको चाइल्ड और वुमन के बारे में दिया कि उनकी वर्किंग कंडीशन क्या रहेंगी, वुमन के लिए क्या क्राइटेरिया है, चाइल्ड के लिए क्या क्राइटेरिया है। आपने शायद पढ़े ही होंगे तो आपको थोड़ा सा याद होगा ही। एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। देखो, वर्करों का एक्सप्लॉयटेशन होता है जिसमें वर्करों के साथ नाइंसाफ़ी होती है, उनको प्रॉपर वेजेस नहीं मिलता, फिर उनकी डिमांड फुलफिल नहीं होती, बोनस नहीं मिलता या सही वर्किंग कंडीशन नहीं मिलती, फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, उसके लिए प्रोविज़न है। हेल्थ प्रोविज़न के लिए यहाँ पे प्रोविज़न दी हुई है। इंप्रूवमेंट इन अ वर्किंग कंडीशन, साफ़ सुथरी कंडीशन होना चाहिए वर्किंग के लिए, क्या है कैसा है ये इस एक्ट में दिया हुआ है। उनको जस्टिस मिलना चाहिए, प्रॉपर मोटिवेशन मिलना चाहिए। किसी को अगर ऑक्यूपेशनल डिसीज हो, जैसे कॉटन ओपनर इंडस्ट्री जो होती है, कॉटन ओपनर में जनरली कॉटन की वजह से कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, उससे कैंसर हो सकता है तो या फेफड़ों का प्रॉब्लम आता है कहीं ना कहीं, तो ये वहाँ किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, उनके लिए क्या प्रोविज़न रहेंगी, वुमेन के लिए क्या प्रोविज़न है, सेफ्टी यानी बचाव के लिए, सिक्योर रहने के लिए क्या प्रोविज़न है, वर्किंग आवर्स जो होते हैं उसके लिए क्या प्रोविज़न है, और वेलफेयर एक्टिविटी जो होती है उसके लिए क्या प्रोविज़न है। अब देखते हैं फैक्ट्री की जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 के हिसाब से। फैक्ट्री की डेफिनेशन ध्यान में रखना है सेक्शन 2 के हिसाब से। फैक्ट्री मतलब क्या बोला है यहाँ पे, जहाँ 10 या उससे ज़्यादा लोग अगर पावर में यूज़ करते हैं तो, या फिर 20 या उससे ज़्यादा विदाउट पावर यूज़ करते हैं तो। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मतलब वही जहाँ पे गुड्स बनती है, बनाई जाती है, मेकिंग, अल्टरिंग, रिपेयरिंग, फिनिशिंग, पैकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वर्किंग मतलब क्या, जहाँ पे पार्ट टाइम फुल टाइम वर्क होता होगा, स्किल्ड अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड के लोग वहाँ वर्क करते हैं। एडल्ट, देखिए आपको ये ध्यान में रखना है कि फैक्ट्री एक्ट क्या अजम्पशन ले रहा है, फैक्ट्री एक्ट ने क्या डिफाइन किया है कि फैक्ट्री एक्ट में एडल्ट यानी क्या होगा, वर्कर यानी क्या होगा, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसी के बेस से आप MCQ क्रैक कर सकते हो। मीन्स अ पर्सन हु हैज़ कंप्लीटेड 18 ईयर ऑफ एज। एडोलेंस का मतलब दिया है कि उसका एज आपको ध्यान में रखना है 15 ईयर बट बिलो 18, मतलब 15 से 18 के बीच में एडोलेंस रहेगा। चाइल्ड मतलब क्या, जो अभी तक 15 कंप्लीट नहीं किया, मतलब 14 से अंडर चाइल्ड, 14 to 18 एडोलेंस, एंड एडल्ट कब कहलाएंगे, 18 है ना वो, ऐसा समझ लीजिए। यंग पर्सन के बारे में भी एज दिया है। यंग पर्सन किसको बोलेंगे, जो अंडर 18 है, अंडर 18 जो है वो यंग में जाएगा। यहाँ इस फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से आपको ध्यान में रखना है। कैलेंडर ईयर यहाँ 12 मंथ का ही रहेगा, जनवरी से स्टार्ट होगा, मार्च अप्रैल ऐसा कुछ नहीं रहेगा। डे में 24 आवर्स ही रहेंगे। देखिए कॉमन सेंस की तो बात है बोलना कहीं ना कहीं, बट फैक्ट्री एक्ट ने जो डिफाइन किया है वो मैं समझा रहा हूँ आपको। वीक, इसमें 7 डेज काउंट किए जाते हैं। पावर में क्या क्या यूज़ होगा, कोल, फ्यूल या समथिंग जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ऑक्यूपायर दिए हुए आपको, ऐसी इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें दी है जो 100 चीज़ें हमें काम की आएंगी। रिलेज एंड शिफ्ट कैसे रहेंगी, मतलब डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट वगैरह वगैरह। सर्टिफाइंग सर्जन के बारे में दिया है कि सर्जन जो है
वो वर्करों का टेस्ट करेगा। मतलब कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी होता है ताकि वर्करों को कोई प्रॉब्लम ना जाए, वर्करों को कोई मतलब उनका कहीं ना कहीं मंथ में या वीक में कैसा टेस्ट होगा, उस टेस्ट में उनको मतलब पता चलेगा कि उनको कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है जहाँ काम कर रहे वो, या मेडिकल सुपरविज़न होना चाहिए। ये एक सर्टिफाइंग सर्जन के द्वारा सेक्शन 10 में आपको दिया हुआ है। उसके बाद में दोस्तों ये सब प्रोविजंस आपको ध्यान में रखने की, हेल्थ की जो प्रोविज़न है वर्कर के प्रति वो 11 से 20 तक की दी हुई है, जिसमें आपको ये सब दिया हुआ है। उसके बाद में सेफ्टी वर्कर का प्रोविज़न आपको दिया है, जिसमें आपको 21 से 41 तक के सेक्शन दिए हुए हैं। ये सभी पॉइंट आपने पढ़े होंगे, उम्मीद करता हूँ मैं कि आपने पता होगा आपको, क्योंकि मैं इतने सारे पॉइंट अभी समझा नहीं पाऊंगा, इतना समय नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू आपको बताने हैं मेन चीज़। प्रोविज़न फॉर वेलफेयर के लिए वर्करों का जन कल्याण कैसे होगा, उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये सब दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे वॉशिंग, ड्राइंग, सिटिंग, फर्स्ट एड बॉक्स की फैसिलिटी, कैंटीन, रेस्ट रूम, क्रेचेज मतलब जो प्रेग्नेंट वूमन होती है उनके जो छोटे बच्चे बाद में जो प्रेग्नेंट होने के बाद 1 मंथ 2 मंथ या नियर अबाउट 6 मंथ बिलो होंगे या कहीं ना कहीं उसके आसपास होंगे, तो उनके लिए क्रेचेज अवेलेबल होनी चाहिए। ऐसी कोई फैसिलिटीज़ आपको दी हुई है यहाँ पे। उसके बाद में वर्किंग आवर्स के बारे में दिया है, एडल्ट वर्कर के बारे में क्या होना चाहिए, 48 और 9 आवर्स। 9 आवर्स मतलब टोटली कितना है कि उसमें वर्किंग आवर में रेस्ट काउंट किया जाता है। रेस्ट काउंट नहीं रहता, वैसे तो 8 आवर्स डेली काउंट होता है, ठीक है, 8 घंटे डेली काम होगा, बट उसमें रेस्ट काउंट नहीं रहता है, तो रेस्ट पकड़ के नियर अबाउट 9 आवर्स होते हैं। हॉलीडे के लिए दिया है कि संडे फिक्स हॉलीडे रहेगा, ठीक है। ये एक हो गया कॉम्पेंसेशन कैसा रहेगा, 30 डेज़ का रहेगा। डेली आवर्स कैसे रहेंगे, इंटरवल ऑफ दी रेस्ट कैसा रहेगा, बीच में रेस्ट कितने घंटे का रहेगा, या ये नाइट शिफ्ट, वर्क शिफ्ट, ओवर टाइम जो करते हैं, डबल एम्प्लॉयमेंट करते हैं, इनके बारे में प्रोविज़न यहाँ दी हुई है। देन वर्किंग कंडीशन वुमन के लिए दिए प्रोविज़न की वुमन का कैसे काम रहेगा। वुमन को ऑब्वियसली नाइट शिफ्ट में अलाउ नहीं करेंगे, ज़्यादा हैवी वर्क नहीं देंगे, उनके लिए प्रोविज़न रहेंगी क्रेचेस की, और हॉलीडेज़ रहेगा, मैटरनिटी लीव्स उनको रहेंगी जो अभी शायद बढ़ चुकी, पता होगा आपको 6 महीने तक दी गई है, 3 मंथ बिलो एंड 3 मंथ आफ्टर ऐसे दिया हुआ है, बिफोर आफ्टर। पावर जो है उनको यूज़ कर सकते हैं अपनी। वर्किंग ऑफ चिल्ड्रन के लिए क्या प्रोविज़न है कि चिल्ड्रन भाई छोटे चिल्ड्रन को ज़्यादा बड़ा काम नहीं दिया जाएगा, टोकन दिया जाएगा, फिटनेस सर्टिफिकेट टेस्ट किया जाएगा, और उनका हमेशा ध्यान रखा जाएगा, उनको हेवी काम नहीं करवाया जाएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। सो एंड सो चीज़ें आपने पढ़ी है दोस्तों, मैं खाली छोटा सा रिवाइंड कर सकता हूँ। एनुअल लीव के बारे में दिया है, वेजेस कैसा रहेगा, क्या रहेगा वगैरह वगैरह। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं, अभी ये आपको पढ़ना है, मैं थोड़ा सा टच कर दिया आपको, आपने पूरा डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि आप जब तक उसको अच्छे से पढ़ोगे नहीं तब तक आपको ये समझेगा बिल्कुल भी नहीं। चलो दोस्तों शुरू करते हैं अपने मिशन को, एमसीक्यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट स्टेट द टाइप ऑफ लीव फैसिलिटी ऑफ द वर्कर एंड मेंशन इन द फैक्ट्री एक्ट। फैक्ट्री एक्ट में कौन सी कैटेगरी की लीव जो है वो मेंशन की गई है, जो आपको पता होनी चाहिए। मैटरनिटी लीव, कैजुअल लीव, एनुअल लीव विद द वेज एज पर फैक्ट्री एक्ट। फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से कौन सी लीव होती है, सी, पॉइंट नंबर सी आपको जो दिया है, यानी एनुअल लीव विद वेज एज पर फैक्ट्री एक्ट। आपको थोड़ा सा बेसिक पढ़ना है दोस्तों, मैंने थोड़ा सा रिवाइंड किया आपके लिए ताकि आपको अगर नहीं पता हो तो, बट उतने से नहीं होगा, आपको और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तब तक आपको क्लियर नहीं होगा। स्टेट ट्रू और फॉल्स फंक्शन के बारे में बोला है। अ यंग पर्सन बिटवीन 18 से 15 to 18 बोला है, ईयर ऑफ द एज इज़ नॉट अलाउड टू वर्क ऑन द डेंजरस मशीन। अब यहाँ पे ये सेंटेंस जो है वो ट्रू है या फॉल्स है ये पूछा गया है, ठीक है। वैसे तो कंडीशन के हिसाब से ये एक्सेप्शनल पॉइंट है, ये तो ट्रू है, बट इसका जनरल आंसर आप ढूंढते हो तो इसका आंसर आपको फॉल्स ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि उनको वैसे भी वर्क करने नहीं दिया जाता, बट वो अगर अबव मतलब यंग में आता है तो उनको कहीं ना कहीं वर्क करने की अनुमति दी जाती है, ऐसा एक्ट का बोलना है। एज़ पर एक्ट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो उसमें यही लिखा है, तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए, ये थोड़ा एक्सेप्शनल क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फीस टू बी पेड फॉर द लाइसेंसिंग प्रोसेस। लाइसेंसिंग प्रोसेस के लिए जो फीस टू बी पेड फॉर द लाइसेंसिंग प्रोसेस, कितना फीस, कितने ईयर का फीस लगता है, यहाँ पे ईयर दिए हुए हैं, तो नंबर ऑफ ईयर की फ़ीस कितनी लगती है लाइसेंस के लिए, तो यहाँ पे दिया है आपको 5 ईयर, 1 ईयर, 3 ईयर, 7 ईयर। तो यहाँ पे आपको लाइसेंसिंग के लिए कम से कम 5 साल की फ़ी भरनी होती है। विच सेक्शन ऑफ द फैक्ट्री एक्ट कवर द लिस्ट ऑफ द डिसीज गिवन द शेड्यूल। देखो फैक्ट्री एक्ट के कौन से सेक्शन में, इसलिए आपको देखो सेक्शन याद रखना है।
फैक्ट्री के किस सेक्शन में क्या दिया है, सेक्शन नंबर देखो, आपको मैंने अभी थोड़ी देर ऊपर समझाया था कि उस अभी में सेक्शन दिए, सेक्शन वाइज पॉइंट दिए हुए और पॉइंट में कौन सा सेक्शन दिया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि सेक्शन जो 89 है उसमें आपको डिसीज़ के बारे में दिया, ऑक्यूपेशनल डिसीज़ जो होता है वो। अंडर द सेक्शन 106 कंप्लेंट मस्ट बी फाइल्ड विद इन दी, कंप्लेंट हम कब तक फाइल कर सकते हैं, वैसे तो 3 महीने के अंदर अंदर ही फाइल करनी चाहिए कंप्लेंट जो भी होती है, बट यहाँ आपको और भी कुछ लिखा है, देखते हैं। फॉर द डेट दैन द कमीशन ऑफ द ऑफेंस केम टू द नॉलेज ऑफ द इंस्पेक्टर। तो यहाँ 6 महीने दिए, 3 महीने दिए, 1 महीना दिए, 12 महीने दिए, तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों 3 मंथ। 3 महीने के अंदर अंदर आपको उसकी किसी भी चीज़ की कंप्लेंट करना है सेक्शन जो 106 के हिसाब से, तो आप अपने जो इंक्वायरी ऑफिसर्स होते हैं या इंस्पेक्टर होते हैं उनसे आप मतलब कंप्लेंट करा सकते हो 3 महीने के भीतर। सेक्शन 76 एम्पावर द स्टेट गवर्नमेंट टू मेक अ रूल। अब सेक्शन 76 क्या कहलाता है, देखिए आपने पढ़े बहुत सारे सेक्शन होंगे, लेकिन जब एमसीक्यू का क्वेश्चन आता है दोस्तों तो सब सेक्शन भूल जाते हैं। अरे यार इसमें क्या था, अरे यार 76 याद है क्या, 75 याद है क्या। देखिए इतना डिटेल एकदम से याद नहीं रहता किसी को भी, क्योंकि कोई भी इतना रट नहीं सकते। सेक्शन में क्या होता है, रटना होता है और ध्यान में रखना होता है, तो इट्स नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर दैट एवरीथिंग what section, subsection and that amount or that पर्टिकुलर पीरियड। सो ट्राई टू कि हम जितना याद रख सके, ट्राई टू कि हम कितना याद रख सकते हैं, कोशिश तो करना है जितनी याद रखें। याद जितने रहेंगे उतने काफ़ी रहेंगे, नहीं रहेंगे वो बात की बात है। सेक्शन 76 में क्या बोला है, गवर्नमेंट के हिसाब से कौन से रूल दिए। तो दोस्तों गवर्नमेंट इसके हिसाब से अगर देखते 76 का सेक्शन आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ तो उसमें फैक्ट्री की जो वर्किंग कंडीशंस होती है यंग पर्सन के प्रति उसके बारे में दिया है कि भाई जो किस तरीके से काम होगा, किस तरीके से काम नहीं होगा, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है उनको वर्किंग कंडीशन के लिए, तो वो होता है सेक्शन 76 के हिसाब से। बट यहाँ क्या बोला है देखते हैं, पीरियड ऑफ वर्कर ऑल चिल्ड्रन एम्प्लॉय उसका दिया है क्या, फिटनेस सर्टिफिकेट टू द वर्क इन फैक्ट्री नहीं, कैंटीन फैसिलिटी नहीं, इन सब फैसिलिटी का कोई काम नहीं यहाँ पे। बट ये देखते ये वाला दिया गया, प्रिस्क्राइबिंग द फिजिकल स्टैंडर्ड टू बी अटेन्ड बाय द यंग पर्सन तो वर्किंग इन अ फैक्ट्री। देखिए मैंने अभी आपको बोला था कि सेक्शन जो 76 है उसमें यही बोला गया है कि जो वर्किंग कंडीशन है यंग पर्सन के लिए वो कितनी अच्छी हो रहे, कितनी इंप्रूव हो, कितना स्टैंडर्ड मेंटेन हो सके वो देखा जाता है। विच ऑफ द बिलो मेंशन प्रोविजन केम अंडर द सेफ्टी प्रोविजन। अब नीचे दी गई प्रोविजन में से कौन सी प्रोविजन सेफ्टी में आती है। लाइटिंग, आपको लगता है कि लाइटिंग ये सेफ्टी प्रोविजन है, क्रेच ये सेफ्टी प्रोविजन है, या सेल्फ एक्टिंग मशीन या वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर। सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ एक्टिंग मशीन। सेल्फ एक्टिंग मशीन में क्या होता है, आपको प्रॉपर कवरिंग करना होता है, फेंसिंग जिसको बोलते हैं, यहाँ फेंसिंग के बारे में नहीं दिया है। सेल्फ एक्टिंग मशीन में फेंसिंग लगाना होता है, आपने पढ़े होंगे तो उसमें देखा होगा फेंसिंग मतलब जो हम कवर बोलते हैं ना, जैसे आपने पंखा देखा होगा तो पंखे के ऊपर एक सामने कवर लगा होता है जिससे कोई भी बच्चा उंगली ना डाल सके और हाथ वाथ ना कट सके, हाथ ना लग सके, इसलिए फेंसिंग किया जाता है। सेम वे सेल्फ एक्टिंग मशीन वो होती है जो खुद से घूमते रोटेट होती है। तो ऐसे एक्टिंग मशीन में अगर गलती से कहीं चले गया तो शायद वो उसका नुकसान हो सकता है, तो इसीलिए सेल्फ एक्टिंग मशीन ये एक सेफ्टी प्रोविजन में काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है इसका। चूज दी करेक्ट ऑप्शन, ये थोड़े धमाकेदार होते हैं दोस्तों। करेक्ट ऑप्शन ढूंढो, क्या है सबको पढ़ो, फिर सही कौन सा ये ढूंढो। दैट द ड्यूटीज ऑफ अ सर्टिफाइंग सर्जन एज पर। सर्टिफाइंग सर्जन के बारे में मैंने ऊपर थोड़ा सा आपको टच किया था, बट आपने डिटेल में पढ़ा होगा, इसी में आशा रखता हूँ। ठीक है, देखते हैं अभी कितना आपको पता है कि सेक्शन 10, उसका सेक्शन 10 ही था, उसके अंदर जो सब सेक्शन है 4 ऑफ अ फैक्ट्री एक्ट क्या बोल रहा है। अब अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि कौन सा सही है। चलो देखते हैं, मेरे पहले आप अगर बता दो तो इसमें क्या, देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम देखते तो क्या बोला है आपको कि जो सेक्शन है वो ध्यान में रखना। सेक्शन 10 अपन ऊपर पढ़े थे कि उसमें सर्टिफाइंग होता है यंग पर्सन का, फैक्ट्री के लोगों का, अपन मैंने थोड़ा सा ऊपर से आपको टच किया था। तो देखते हैं वहाँ पे कि आपको कितना याद है, जो मैंने थोड़ी देर पहले एक टॉपिक का आपको सिनारियो दिया था। तो एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ अ यंग पर्सन उसमें था, सही था। एग्जामिनेशन ऑफ अ पर्सन वर्किंग इन अ फैक्ट्री एंगेज इन अ डेंजरस ऑक्यूपेशन, तो पहले जरूरी है डेंजरस जो ऑक्यूपेशन जहाँ पे डिसीज हो सकते हैं वहाँ तो उनको टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है, एग्जामिनेशन करना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइजिंग ऑफ द मेडिकल सुपरविजन मे बी प्रिस्क्राइब फॉर एनी फैक्ट्री और क्लास वेयर यंग पर्सन आर अबाउट टू बी employed in any work which is likely to be cause injury to their health। मतलब एक्सरसाइजिंग जो लोग वर्क कर रहे हैं
वो जो लोग काम कर रहे हैं, यंग पर्सन है, जो भी लोग वर्कर काम कर रहे हैं, एम्प्लॉई है वहाँ पे, इन सभी में जो भी लोग वर्क कर रहे हैं उनका सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो उनका मेडिकल सुपरविजन होना बहुत ज़रूरी है। यही सर्टिफाइंग सर्जन का मेन मोटो होता है। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया आपको, ओनली ए नहीं, ओनली बी और सी भी नहीं, नन ऑफ द अबव तो है नहीं, इसका मतलब इसका आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सभी आइटम इसके सही है। फिल इन द ब्लैंक टू बी कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये भी थोड़ा धमाकेदार क्वेश्चन होता है। वेयर वर्क ऑफ द सेम काइंड इज कैरिड आउट बाय 2 और मोर सेट ऑफ वर्कर, जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक जगह काम करते हैं, ठीक है। देखिए समझ लीजिए पहले, वर्किंग ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड ऑफ द डे, डिफरेंट पीरियड ऑफ द डे मतलब अलग अलग टाइमिंग में काम करते हैं, जैसे एक सुबह काम करते हैं तो एक शाम को काम करता है। देखिए काफ़ी इजी है, आपको ऑप्शन देख के समझ में आ गए होंगे इसका आंसर क्या है, ठीक है। ईच ऑफ अ सच अ सेट इज कॉल्ड, हर एक सेट को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिले, शिफ्ट, ग्रुप और कोवर्कर, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुनो, सोचो सोचो सोचो, सोच लिए। सो आंसर इज व्हाट, बी, शिफ्ट। यू नो शिफ्ट वाइज काम होता है ना, डे अलग नाइट अलग, ऐसे शिफ्ट वाइज होता है। सो इन अ क्यूबिक मीटर हाउ मच स्पेस इज अलाउड टू ईच वर्कर आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ फैक्ट्री एक्ट, फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से क्यूबिक मीटर में कितनी स्पेस रखनी चाहिए, ऐसा फैक्ट्री एक्ट बोलता है। देखिए अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा फैक्ट्री एक्ट में 14.2 ये क्यूबिक मीटर आपको स्पेस अलोकेट की गई है एक्ट के हिसाब से वर्किंग कंडीशन के लिए। तो इसका आंसर क्या है, 14.2 क्यूबिक मीटर। देन नाउ इन विच ईयर डिड फैक्ट्री एक्ट कम इनटू द फोर्स, देखिए अभी अपन ने स्टार्टिंग में देखे थे कि 48 में तो आया था, बट वो अमेंड कब हुआ था, 49 में, मतलब 1 अप्रैल 49 में ये पास हुआ था, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, इनेक्टेड हुआ था। देन हाउ मेनी डेज इन एडवांस डज द ऑक्यूपायर्स ऑफ अ फैक्ट्री, देखिए एक चीज़ मेरी बात नोट डाउन कर लो आप MCQ करने के लिए, जितने भी एक्ट है, जितने भी सेक्शन है, जितनी भी डेट्स है ना, वो पहले ध्यान में रखो, चाहे कुछ भी हो जाए। या फिर आप एक लाइन से डेट लिख के रखो, ये डेट क्या की, ये डेट क्या की, ये डेट क्या की, रोज उसको पढ़ते रहो, तो आपका MCQ डेफिनेटली क्लियर होगा। अदरवाइज आप ऐसे डेज में, सेक्शन में, डे नंबर में, देखो सब आंकड़ों में खेले, सब कैलकुलेशन पे है, सब कैलकुलेशन किसका कौन सा है, किसके 15, 20, 25 क्या है क्या नहीं है ना, बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है उन लोगों को जो लोग पढ़ते नहीं हैं प्रॉपरली। इसके लिए एक बेसिक टिप बताता हूँ आपको, आप सभी सेक्शन को, सभी पॉइंट को एक हाईलाइट करके नाम नंबरिंग डाल दो कि ये इसका है, ये उसका है, एक कॉपी पे लिख लो और बार बार उसको पढ़ते रहो। ऐसे 20-25 भी होंगे तो भी लिख के रख दो, शायद आपको याद रहेगा। ये एक बेस्ट टेक्निक होती है याद रखने की, बाकी आपकी इच्छा। हाउ मेनी डेज इन एडवांस डज the occupier of a factory premises give the notice of the occupancy to the chief inspector, देखिए जब कोई चीज़ के लिए ऑक्यूपेंस होता है फैक्ट्री में तो कहीं ना कहीं वर्करों को नोटिस देना होता है इंस्पेक्टर को, तो उसका टाइमिंग जो होता है वो होता है 15 दिन का। बिफोर 15 डेज उनको नोटिस देना पड़ेगा जब भी कोई एक्शन करते हैं, ठीक है। व्हाट आर द जनरल ड्यूटीज ऑफ ऑक्यूपायर, ऑक्यूपायर की जनरल ड्यूटी क्या है, ऑक्यूपायर जनरली क्या करता है, ठीक है, क्या नहीं करता, देखते हैं। मेंटेनेंस ऑफ अ प्लांट एंड सिस्टम, मशीनरी का जो भी मेंटेनेंस है, वर्किंग इन अ फैक्ट्री सेफ रखना विदाउट रिस्क टू द हेल्थ, ये सही पॉइंट है, ऑक्यूपायर का मेन ये काम होता है। उसके बाद में देखते हैं तो इंश्योर द सेफ्टी एंड अब्सेंस ऑफ रिस्क टू द हेल्थ इन यूज हैंडलिंग स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ आर्टिकल एंड सब्सटेंस, ये भी पॉइंट सही है कि वहाँ पे देखे जाते हैं कि कोई जो भी मतलब स्टोरेज है, कहीं गोडाउन है, कहीं कोई चीज़ हैंडल करते हैं तो वहाँ कोई रिस्क नहीं होनी चाहिए, ये भी एक पॉइंट अच्छा ही है ऑक्यूपायर का। सी के बारे में क्या बोला है, स्पेसिफाइंग द एरिया, नो। डिफाइनिंग द लोकल मीन टाइम ऑर्डिनरी डिजर्व देयर इन, नहीं, ये भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो मेरे हिसाब से भी आंसर क्या दे, पहले देखते हैं ना, ए डी है क्या, नहीं, बी सी है क्या, नहीं, सी ए और बी है क्या। देखिए ये कॉम्प्लीमेंट्री लग रहा है हमें दोनों, वैसे भी काफ़ी पॉजिटिव लग रहा था, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ए और बी। विच प्रोविजन रिगार्डिंग द हेल्थ आर मेंशन इन दी सेक्शन, हेल्थ की प्रोविजन जो है सेक्शन जो है 11 से 20 तक इन फैक्ट्री एक्ट, तो क्या बोल रहा है, कौन से सेक्शन, देखिए मैंने आपको ऊपर बताया था कि कौन से सेक्शन काय में बैठते हैं, किस सेक्शन में क्या आता है, ठीक है, किस सेक्शन किस चीज़ के लिए दिए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है कि 11 से 20 में जो सेक्शन दिए हैं दोस्तों वो काय के हैं। 11, 20 ये हेल्थ के लिए, क्लीननेस,
वेंटिलेशन, डस्ट एंड फ्यूम। देखिए अपने ये सब पॉइंट यहीं पे इन्वॉल्व है, इसलिए आपको सेक्शन तो ध्यान में रखना ही रखना है, और कौन सा सेक्शन का भी ध्यान में रखना है। ये हेल्थ के लिए, इसका मतलब इसका ऑल ऑफ द अबव आंसर रहेगा, क्योंकि ओनली बी और सी भी नहीं है, ए और डी भी नहीं है, नन ऑफ द अबव नहीं है, पूरे ही है। As per Factory Act, after how many year should the factory premises be painted and refurnished? फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से 5 साल का ड्यूरेशन है दोस्तों। 5 साल में फैक्ट्री एक बार पेंटिंग होनी चाहिए, रिफर्निश होनी चाहिए। हम तो हर साल करते हैं, हर दिवाली में साफ सफाई करते हैं, बट पेंटिंग और रिफर्निश के बारे में बोला है तो वो कम से कम 5 साल में एक बार होना चाहिए फैक्ट्री के हिसाब से। एज पर सेक्शन 2 फैक्ट्री एक्ट, हु विल बी कॉल्ड एज एन एडल्ट किसको बोलते हैं? ईयर कंप्लीट तो है नहीं, 21 का तो प्रोविजन ही नहीं था, और ना ही 19 का था, ना ही 24 का था, तो 18 का तो था। पर्सन है तो कंप्लीटेड 18 ईयर ऑफ एज, मतलब वो होता है एडल्ट। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है दोस्तों वैसे तो, बट फिर भी फैक्ट्री ने जो डिफाइन किया है वो कुछ क्वेश्चन जनरल नॉलेज के हिसाब से भी लगते हैं। अरे एडल्ट 18 ईयर, सिंपल सी बात है, क्लिक करो। सेक्शन 2 ऑफ जी जो है, सेक्शन आपको जो दिया है 2 ऑफ जी जो है अंडर द डिफाइन एक्ट, उसमें क्या डिफाइन किया है? उसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो हमने ऊपर देखे थे ना, वहाँ पे मेकिंग, पैकिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब। मैच द फॉलोइंग, ये थोड़े से मज़ेदार क्वेश्चन होते हैं, उसमें एक समझ गया तो बाकी ऑटोमेटिकली लिंक लग जाती है दोस्तों। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मुझे यही लगता है, मैच द फॉलोइंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। यहाँ पे क्या दिया है? पहले अप्रूवल ऑफ लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री, ये हो गया एक। अरेंजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ये हो गया एक। मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, ये हो गया एक। और प्रोटेक्शन ऑफ आइज, ये हो गया एक। अब इनके मैचिंग हमें देखना है, मैच द पेयर कैसे करते हैं। तो इसका जो सेक्शन है, इसका जो आपको सेक्शन दिया हुआ है दोस्तों, कौन से सेक्शन का? ये इसका जो आंसर है, इसका सेक्शन जनरली सी बैठता है, यानी कि सेक्शन सी में जो दिया है 6, ये सेक्शन इसका बैठता है, मतलब ये हो गया 1 का सी। ठीक है, उसके बाद में अरेंजमेंट ऑफ अ ड्रिंकिंग वाटर, ये जनरली बैठता है आपका सेक्शन 18 में। ठीक है, मतलब आप देख लो, आपको 2 3 भी पता चल गए तो आप गेस कर सकते हो कि 1 का सी और 2 का ए। तो देखिए 1 का सी, 2 का ए। मैंने जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं ऑनलाइन कलेक्ट किए हैं, ऑनलाइन वेबसाइट से जहाँ से कलेक्ट होती है, कुछ बुक से कलेक्ट किए हैं। If there are number of employee, then the number employer has provide a canteen। हाँ, आपने अगर पढ़े होंगे दोस्तों कैंटीन के बारे में, फैसिलिटीज़ के बारे में, जो वर्कर को फैसिलिटी दी जाती है उसमें, तो कैंटीन जो है कम से कम कितने, सोचो, 250 है, 510 है, 320 है या 100 है? सोचो। इसका आंसर क्या है दोस्तों? 250। कम से कम 250 लोग अगर वर्कर्स होते हैं तो उनके लिए कैंटीन की फैसिलिटी होनी चाहिए, ऐसा प्रोविजन फैक्ट्री एक्ट में दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट मेंशन्ड इन सेक्शन 89 ऑफ फैक्ट्री एक्ट। फैक्ट्री एक्ट में जो डिसीज का जो सेक्शन है उसमें 89 में कौन सा सेक्शन नहीं है भाई? कौन सा सेक्शन नहीं है देख लीजिए, आपने अगर पढ़े है डिसीज का सेक्शन, ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इसमें सभी डिसीज जो दिए हैं, इन सभी डिसीज में तो सभी डिसीज आपने पढ़े होंगे, इनके नाम आपने सुने होंगे, बट निमोनिया नहीं सुना है। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे निमोनिया के बारे में कोई दिया था, तो इसका आंसर दोस्तों निमोनिया रहेगा, क्योंकि यहाँ पे उसने नॉट बोला है कि जो डिसीज़ यहाँ नहीं बैठता सेक्शन 89 में, वो डिसीज़ कौन सा है? निमोनिया। ये डिसीज़ इनके सेक्शन में नहीं बैठता फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से। एज पर सेक्शन 94, पर्सन हु रिपीट एन ऑफेंस, मतलब किसी ने कोई गुनाह किया है और बार बार रिपीट कर रहा है, ही शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट ऑफ द टर्म विच में बी टेक एक्सटेंड अप टू। कब तक का उसको एक्सटेंशन रहेगा और कितने का ड्यूरेशन रहेगा? तो दोस्तों आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, मैंने कभी बताया था 2 लाख रुपए का अमाउंट ध्यान में रखो, सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, बाद में ईयर उसी के साथ में लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे 2 लाख रुपए दिए हैं, 2 लाख और कोई है नहीं, 3 ईयर दिए है, तो यहाँ पे 3 ईयर एंड फाइन शैल बी नॉट लेस दैन 10,000 बट विच में बी एक्सटेंड अप टू कितना? 2 लाख। मतलब यहाँ पे इसका आंसर क्या रहेगा? 2 लाख। 2 लाख वाला फाइन ध्यान में रखिए और 3 साल का, या तो फिर 3 ईयर ध्यान में रखिए, कोई भी एक ध्यान में रखेंगे तो दूसरा आपको मिल जाएगा। बट जनरली हो सकता है कभी आपको ईयर पूछे या कभी अमाउंट पूछे, दोनों ध्यान में रख सकते हो, बाकी आपकी इच्छा। इफ अ कंपनी हैज़ नंबर ऑफ एम्प्लॉई देन द अपॉइंटमेंट ऑफ अ सेफ्टी ऑफिसर इज मैंडेटरी अंडर द फैक्ट्री एक्ट। तो फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से अगर कंपनी में कितने वर्कर, कितने एम्प्लॉयज़ अगर हैं, तो वहाँ पे
ऑफिसर अपॉइंट करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो सकती है। सो वहाँ पे मिनिमम कितने 1000 होने चाहिए। 1000 एम्प्लॉयज़ अगर होते हैं तो सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंट करना ज़रूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉयर इज़ मेंशन इन अ फैक्ट्री एक्ट। कौन से ऑब्लिगेशन मेंशन किए हैं? प्रोवाइडिंग ऑल द बेनिफिट एंड फैसिलिटीज ऑफ द वर्कर, रिगार्डिंग द एनुअल लीव, वीकली हॉलीडेज या एक्स्ट्रा वेजेस या ओवर टाइम या वॉशिंग या फर्स्ट एड बॉक्स या कैंटीन्स या क्रेचेज, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, रेस्ट एंड लंच रूम। ठीक है, इसमें सभी चीज़ें क्लियर की गई है। जो फैक्ट्री एक्ट में ऑब्लिगेशन होता है, एनुअल लीव, वीकली हॉलीडेज, एक्स्ट्रा वेजेस, ओवर टाइम, ये तो पूरा कवर अप कर दिया इसने पूरा। आपने फैक्ट्री एक्ट पढ़ा है ना दोस्तों, तो इसमें सभी ये पॉइंट लिखे हुए हैं। तो पहला वाला ऑप्शन तो काफ़ी क्लियर है। ए के साथ और कोई जोड़ा है क्या? नहीं, ए अकेला ही है, बी सी डी भी नहीं है, ऑल ऑफ द अबव। मतलब इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? आपका यहाँ से ए ही रहेगा पहला वाला, मतलब यहाँ से डी लेना है आपको। ठीक है, देन फिटनेस सर्टिफिकेट ग्रांटेड अंडर सब सेक्शन 2। ठीक है, फिटनेस सर्टिफिकेट ऑफ द एक्ट इज़ वैलिड। तो कितने मंथ के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा दोस्तों? उन्होंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये 12 मंथ ईयर एंडिंग रहेगा, तो ये 12 महीने तक ही वैलिड रहता है, पर ध्यान में रखिए। फॉलोइंग फ्रॉम द बिलो मेंशन ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन अंडर द वेलफेयर प्रोविजन इन द फैक्ट्री एक्ट। कौन सी प्रोविज़न जो इसमें वेलफेयर प्रोविज़न में मेंशन नहीं की गई है? ड्रिंकिंग वाटर इज़ नॉट अ वेलफेयर प्रोविज़न, कैंटीन, क्रेचेज एंड फर्स्ट एड ये है, बट ये नहीं है। देन विच सेक्शन ऑफ द एक्ट कवर द टॉपिक एनुअल लीव विथ वेजेस। एनुअल लीव विथ वेजेस से किस टॉपिक में, किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? तो ये सेक्शन है 79 का, ये बात ध्यान में रखिए। हाउ मेनी आवर्स इन अ वीक कैन बी एडल्ट वर्क एज अ फैक्ट्री एक्ट। फैक्ट्री एक्ट में क्या एडल्ट कितना काम कर सकता है एक वीक में? 48 घंटे, 48 घंटे काम कर सकता है। स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स बताना है बिलो स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट? ये है, अंडर द सब सेक्शन 2 ऑफ ए द स्टेट गवर्नमेंट बाय द नोटिफिकेशन इन अ गैजेट कैन अपॉइंट ओनली वन ऑफ इच, दैट इज चीफ इंस्पेक्टर, जॉइंट चीफ इंस्पेक्टर, या फिर इंस्पेक्टर, या फिर डिप्यूटी चीफ इंस्पेक्टर। देखिए यहाँ पे काफ़ी घुमाया गोल गोल वाला क्वेश्चन है। मतलब ये बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे, ये जो दिया गया स्टेटमेंट है ये ट्रू है क्या? मुझे तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं लग रहा है कोई भी एंगल से, क्योंकि ऐसा कोई पॉइंट लिखा गया नहीं है जितना मैंने पढ़ा है मेरे नॉलेज के हिसाब से। बाकी आप जानो, ठीक है, बट मेरे हिसाब से ये आंसर तो फॉल्स है, क्योंकि ऐसा कोई स्टेटमेंट मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये ट्रू है या फॉल्स है, बट मेरे हिसाब से तो ये फॉल्स है। आप एक बार चेक कर लीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे आंसर सभी सही होंगे, आप गेस करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आंसर रॉन्ग भी हो सकते हैं। आप अपने हिसाब से भी चलिए थोड़ा सा, बट मैं एक्यूरेसी मेंटेन करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। इफ़ देयर आर 100 वर्कर, जब भी अपन ने देखे थे 100 वर्कर इन अ फैक्ट्री, देन 1 सीट इज़ अलॉटेड हाउ मेनी वर्कर। एक सीट कितने लोगों को अलॉट होती है? 25 लोगों को। ये बात ध्यान में रखना। सेक्शन 99 ऑफ फैक्ट्री एक्ट डील विद दी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। 99 की जो सेक्शन है उसमें किस चीज़ की डील मेंशन है? अपील का तो है ही नहीं वहाँ पे। पेनल्टी ऑफ परमिटिंग डबल एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड, हाँ पेनल्टी लगेंगी अगर कोई चाइल्ड, देखो चाइल्ड के लिए तो आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा चाइल्ड के लिए कोई भी शिफ्ट, डबल शिफ्ट या ओवर टाइम उसको नहीं अलाउ होता है, उसको टाइमिंग भी कम होता है, उसको लीव भी मिलती है, ज़्यादा हेवी वर्क भी नहीं करवाया जाता है, और उसको काफ़ी सेफ रखा जाता है। ठीक है, उसकी बार बार टेस्टिंग भी की जाती है, एग्जामिनेशन भी हो जाती है कहीं ना कहीं, ठीक है, सर्टिफाइंग सर्जन से। तो ये सब चीज़ें जो है बी वाला पॉइंट काफ़ी मुझे फेमस लग रहा है, तो इसका आंसर और कुछ नीचे ऑप्शन तो है ही नहीं, मतलब इसका आंसर क्या रहेगा? बी आपका जो दिया हुआ है। उसके बाद में आगे बढ़ते दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टेटरी बोला है वेलफेयर फैसिलिटी। अब वेलफेयर फैसिलिटी कौन सी नहीं है? जब भी आया था ऊपर एक ऐसे क्रेचे होना ज़रूरी है, कैंटीन होना ज़रूरी है, फर्स्ट एड होना ज़रूरी है, लेकिन ट्रांसपोर्ट नहीं है। ऊपर आई थिंक वाटर सप्लाई कुछ आया था, याद है क्या? देन
अवॉइडिंग ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग के लिए पता होगा आपको, फैक्ट्री की हाइट होती है, जो शेड होता है ना फैक्ट्री का, आपने पढ़ा होगा ओवर क्राउडिंग, जिसमें फैक्ट्री का आवाज़ बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है, उसके लिए उसका एक हाइट होता है जो शेड बनता है उसका, उसके शेड के बारे में आपने पढ़े होंगे। द स्पेस प्रोवाइडेड टू ईच वर्कर अंडर दी फैक्ट्री एक्ट। फैक्ट्री एक्ट में यहाँ स्पेस के बारे में बोल रहे हैं कि वर्करों के बीच में स्पेस, ठीक है, वो तो शेड की स्पेस है, बट यहाँ वर्करों के बीच में स्पेस के बारे में हमने जब ही देखे थे। मुझे ऐसा लगता है कि इसका कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा आइडिया होगा ही होगा। 12 क्यूबिक मीटर फैक्ट्री बिल्ट बिफोर जो भी है, एंड 14.2 क्यूबिक मीटर फॉर दोज बिल्ट इन आफ्टर, ठीक है, ये थोड़ा सा सिमिलर लग रहा है। 10 तो है ही नहीं, 9 जो है वो 9.9, हाँ 9.9 वाला क्वेश्चन का आंसर था शायद से। क्यूबिक मीटर ऑफ फैक्ट्री बिल्ड बिफोर, फैक्ट्री अगर 1948 से पहले बनी है तो 9.9 क्यूबिक मीटर मेंटेन करना है, और 14.2 क्यूबिक मीटर आफ्टर दोज, बराबर है। ये वाला पॉइंट तो मुझे 100% सही लग रहा है, तो इसका आंसर सी होगा, ठीक है। और ये तो 48 1 14.4, ये देखिए आपने जब भी इसी क्वेश्चन का आंसर सॉल्व किए थे 14.2 और 9.9, ये बाजार में रखिए, 14.2 बाद में और 9.9 पहले। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंडर द फैक्ट्री एक्ट 1948 द वर्किंग आवर्स ऑफ 8 पर डे, ठीक है, एंड 48 पर वीक, वर्किंग जो टाइमिंग दी है 8 घंटे दिन के और 48 घंटे वीक के, बट इसमें आपको लीव पीरियड मेंशन नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, अब 9 आवर्स आया था, आपको याद होगा, स्टार्टिंग में मैंने आपको थोड़ा सा टॉपिक को टच किया था, तो कहीं ना कहीं आपको पता होगा। देन इंक्लूड स्प्रेड ओवर, नहीं। आर मिनिमम वर्किंग आवर्स, नहीं। इंक्लूड रेस्ट इंटरवल पीरियड, नहीं। डू नॉट इंक्लूड रेस्ट, हाँ इसमें रेस्ट इंक्लूड नहीं है। रेस्ट के बारे में आधा घंटे का ब्रेक आपने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, आधे घंटे का या 1 घंटे का जो भी है, कहीं ना कहीं ब्रेक इसमें इंक्लूड नहीं रहेगा। 8 घंटे काम का ड्यूरेशन दिया है, फिर 1 घंटा ड्यूरेशन अगर रेस्ट का है कहीं ना कहीं आगे पीछे का, तो 9 घंटे का काम हो जाएगा टोटल, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से फैक्ट्री एक्ट की कंसेप्ट होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो से कुछ तो भी फैक्ट्री का, कुछ तो भी नहीं 100% में से तो कम से कम 20%, मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम 20% तो आपको हेल्प हुई होंगी कि कैसे सेक्शन होता है, कैसे आंसर होता है, कैसा कंक्लूजन होता है। फैक्ट्री एक्ट को एक बार आपको पढ़ना है अच्छे से, पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करके देखने हैं इस तरीके से। मैंने आपको थोड़ा सा हल्का सा मतलब 10% 20% ही समझाया है फैक्ट्री के बारे में, जो मैंने आपको ऊपर बताया है। आपको डिटेल में पढ़ना है सेक्शन के बारे में, सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि वीडियो और भी लंबा हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें मैं कवर अप नहीं करा पाऊंगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो ज़रूर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और मैं भी आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल हूँगा। तो आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हो तो, और बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो बार बार मिलती रहे, क्योंकि मैं वीडियो जब पोस्ट करूँगा तो आपको पता नहीं चलेगा। और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट आंसर, तब तक इजाज़त दीजिए मुझे, पढ़ते रहिए, और कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे पूछते रहिए, और कोई समस्या होती है तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलो दोस्तों मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।